students, today I am interested to discuss to you people about the continuous distribution of charge. आज के इस वीडियो कार्यक्रम में हम तुम लोगों को कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में कंसेप्ट देने जा रहे हैं। ये जैसा कि टॉपिक है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अभी तक तुम लोगों ने जो कुछ भी सीखे ऐसे चार बॉडीज के बारे में सीखे जो कि मुख्य रूप से पॉइंट चार्ज के नाम से जाने जाते हैं। That means that the charge was confined to a certain region, to a certain fixed point. But today I want to describe to you people about the continuous distribution of charge. What is its meaning? Continuous distribution of charge, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यदि कोई कंडक्टिंग मटेरियल है और यदि उस कंडक्टिंग मटेरियल पर अगर हम कोई चार्ज ला करके और उसको दे दें तो वैसी स्थिति में जो भी चार्ज उस मटेरियल या बॉडी या ऑब्जेक्ट को हम देते हैं तो वह जो चार्ज होता है किसी पॉइंट पर कन्फाइंड होकर के नहीं रह जाता, बल्कि वह चार्ज उस बॉडी या ऑब्जेक्ट के संपूर्ण भाग में स्प्रेड अप कर जाता है। यानी पहले जो सिचुएशन हुआ करती थी कि चार्ज किसी खास पॉइंट पर कन्फाइंड होकर के रह जाता था, कंसंट्रेट होता था, अब वो बात नहीं है। स्थिति यह है कि जो बॉडी है या जो ऑब्जेक्ट है जिसका एक निश्चित शेप है, एक डेफिनेट फिक्स शेप है, साइज है, और यदि ऐसे ऑब्जेक्ट पर हम चार्ज देते हैं और वो चार्ज किसी बिंदु पर न रह करके उसके संपूर्ण भाग पर यदि यूनिफॉर्मली स्प्रेड अप कर जाए तो ऐसे को हम लोग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं। यानी चार्ज क्लोजली स्पेस्ड हुआ करते हैं। अगर ये एक मेटल का रॉड है और इस मेटल के रॉड पर हम कुछ चार्ज ला करके दे दें तो ऐसा नहीं है कि वह चार्ज जहां पर इसको हमने दिया वहीं तक वो चार्ज स्थिर होकर के रह जाएगा, उस पॉइंट तक ही स्थिर होकर के रह जाएगा, बल्कि यह जो बॉडी है इसके संपूर्ण प्रभाग पर, संपूर्ण इसके क्षेत्र पर ये फैल जाएगा। और ऐसी स्थिति में यदि ऐसे ऑब्जेक्ट से किसी पॉइंट पर फील्ड निकालें या कोई टेस्ट चार्ज रख दें, उसके चलते फोर्स निकालने की कोशिश करें तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए एक डिफिकल्ट काम बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हम लोग तीन तरह, ये जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है इसको हम लोग तीन कैटेगरी में बांटते हैं। The first category it is called linear charge distribution। चूंकि जनरली जितने भी रेगुलर शेप बॉडीज होते हैं वो मुख्य रूप से तीन ही प्रकार के होते हैं, जैसे वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। यदि वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉडी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई है। लंबाई के अलावा यदि उसमें चौड़ाई हो या जो मोटाई हो इट इज नेग्लिजिबल। जैसे अगर हम एक फाइन वायर ले लें और उस फाइन वायर पर चार्ज दें हम, तो वह जो फाइन वायर है, जो काफी थीन वायर है, जिसमें सिर्फ लेंथ है और उस लेंथ के कंपैरिजन में उसकी जो विड्थ है नेग्लिजिबल है, तो ऐसे बॉडी को हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो हमने यहां पर एक वायर लिया और ये पतला सा वायर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, और यदि हम चार्ज कहीं ला करके दिए देन दैट चार्ज will be uniformly distributed
over this entire length, and in such a situation it is called linear charge distribution. दूसरी कैटेगरी में हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास कोई बॉडी हो जो 2 डायमेंशनल हो, अर्थात जिसमें लेंथ भी हो और ब्रेथ भी हो। जैसे अगर हम मेटल का एक सीट ले लें तो उस मेटल के सीट में लेंथ भी होता है और ब्रेथ भी होता है, और लेंथ और ब्रेथ दोनों के चलते उस बॉडी का एक डेफिनेट और फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एरिया की वैल्यू होगी। और इस तरह के यदि बॉडी पर हम चार्ज देते हैं तो वह जो चार्ज होता है उस सीट के संपूर्ण प्रभाग पर स्प्रेड अप कर जाता है यूनिफॉर्मली। इसलिए ऐसे बॉडी को हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। मान लिया जाता है यह एक सीट है जो किसी मेटल का बना हुआ है, और इस सीट पर हमने चार्ज कहीं ला करके दिया, किसी भी नेचर का चार्ज, वह चार्ज जो है वह किसी पॉइंट पर लोकेट होकर के नहीं रह जाता, बल्कि सीट के संपूर्ण प्रभाग पर, इसके हर बिंदु पर वह चार्ज जो है यूनिफॉर्मली स्प्रेड अप कर जाता है। इसलिए ऐसे बॉडी को हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल उसी तरह से तीसरा जो पॉइंट है मेरा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा जो कैटेगरी है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक ऐसा बॉडी जिसमें वॉल्यूम हो। जैसे अगर हम एक मेटेलिक स्फीयर की कल्पना करें तो उस मेटेलिक स्फीयर में वॉल्यूम होगा। तो जिस बॉडी में वॉल्यूम हो यानी वो 3D ऑब्जेक्ट हो, और यदि उस पर चार्ज दिया जाए तो वह जो चार्ज होता है उसके संपूर्ण वॉल्यूमेट्रिक रीजन में स्प्रेड अप कर जाता है, उसके संपूर्ण भाग पर फैल जाता है यूनिफॉर्मली। और ऐसे सिचुएशन में हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करते हैं। अब जब ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पर एक मेटल का स्फीयर है और इस स्फीयर पर चार्ज कहीं ला करके दिए, अब वह चार्ज जो है इसके हर पॉइंट पर जा करके तुम देख सकते हो इसका ये बाहरी भाग है, और इस बाहरी भाग पर वह चार्ज जो है इसके हर पॉइंट पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड अप कर जाता है, फैल जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरह के बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। अब इन परिस्थितियों में अगर हमको ऐसे ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेट करने की आवश्यकता महसूस हो, या फिर इनसे कुछ सर्टेन फिक्स पॉइंट पर कोई चार्ज को रखते और फोर्स कैलकुलेट करने की बात करें, then it will create a problem before us. So to analyze such a situation we define 3 terms. ऐसे परिस्थितियों से निजात पाने के लिए, जैसे मान लीजिए एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और कहीं पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी पॉइंट P है, और ये ऑब्जर्वेटरी पॉइंट यहाँ से मान लो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर स्थित है, और कहा जाए कि इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करो। ठीक उसी तरह से ये एक शीट है और इस शीट से एक सर्टेन डिस्टेंस पर कोई ऑब्जर्वेटरी पॉइंट P हो और यहाँ पर फील्ड निकालने के लिए कहा जाए। उसी तरह से ये स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है, इसके सेंटर से कुछ सर्टेन फिक्स पॉइंट पर एक ऑब्जर्वेटरी पॉइंट P रख दिया जाए और यहाँ फील्ड निकालने के लिए कह दिया जाए, या फिर इन्हीं पॉइंट्स पर चार्जेस को रखा जाए और कहा जाए कि इनके चलते कितना फोर्स एक्ट हुआ, कितना फोर्स लगा। तो क्योंकि ये पॉइंट चार्जेज नहीं है, और यदि पॉइंट चार्जेज नहीं है तो फिर हमारे लिए यह एक कठिन काम हो जाता है कि ऐसे समस्याओं को हम कैसे सॉल्व करें। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 3 टर्म्स को डिफाइन किए गए हैं। पहले टर्म को हम लोग लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज कहते हैं,
दूसरे को सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कहते हैं और तीसरे को हम लोग वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज के नाम से जानते हैं. So one by one, I want to define to you people about these three terms. The first, that is linear density of charge. This linear density of charge, it is defined as the charge per unit length. यानी किसी बॉडी के यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज एग्जिस्ट करे उसको ही हम लोग लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज के नाम से जानते हैं. And it is denoted by lambda. Remember here, it is denoted by a special symbol lambda, and mathematically it is defined as lambda is equal to dq by dl. यानी एक बहुत ही एलिमेंट्री लेंथ है dl और उस एलिमेंट्री लेंथ dl पर जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो dq है और इस तरह से dq और dl इन दोनों का रेशियो लें तो यह किसके बराबर होगा? लैम्डा के बराबर होगा. जैसे इमेजिन करें ये एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका एक बहुत ही छोटा सा पार्ट लेते हैं, इसको हम लोग एलिमेंट कंसीडर करते हैं और यदि ये जो लेंथ है छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ है और इसकी लेंथ मान लिया जाए dl है और इस छोटे सी लंबाई पर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लेंथ dl पर यदि जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वह dq है तो ऐसी स्थिति में लैम्डा बराबर dq by dl होगा. And its SI unit is coulomb per meter. Now, the second term, it is the surface density of charge. This surface density of charge, it is defined as charge per unit area. यानी यदि टू डायमेंशनल बॉडी हो और वह चार्ज हो तो ऐसी स्थिति में हमको ये सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज जैसे टर्म को डिफाइन करने की आवश्यकता महसूस होती है. एंड it is denoted by sigma and mathematically it is given as charge per unit area, that is dq by ds. कल्पना करो ये सीट है और इस सीट के एक बहुत ही छोटे से भाग पर विचार करते हैं. यह एक बहुत सी छोटी सी एरिया है, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल एरिया है और इस एरिया को हम लोग यदि ds से इसको हम लोग ds से डिनोट करें और इस छोटे से एरिया पर यदि dq कूलम का चार्ज एग्जिस्ट करता हो तो ऐसी स्थिति में सिग्मा की वैल्यू dq by ds के बराबर होगी और इसकी यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर. सिमिलरली द थर्ड टर्म इट इज द वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज और इस वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज को अप्लाई करने की आवश्यकता तब महसूस होती है जब बॉडी जो होता है वह 3D हो, यानी 3 डायमेंशनल चार्ज बॉडी हो. वैसे जैसे ये स्फेरिकल चार्ज सेल हो या फिर सॉलिड स्फीयर हो और ये चार्ज हो तो ऐसी स्थिति में हमको इस टर्म को डिफाइन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज एंड इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. इट इज डिनोटेड बाय रो and it is mathematically given as rho equals to dq by dv. That is, there exists a very small volumetric region and that volumetric region has got the volume equal to dv and the charge which exists on that region, it is dq. So this ratio dq by dv, it is called rho and its SI unit is coulomb per meter cube. Okay, thank you. My dear students, now I want to calculate the value of force and electric field due to different types of distribution of charges. The first case, due to line charge distribution. Just imagine this is a wire and suppose it has got the length equal to L and charge is given to it. The charge gets spread over the entire length of this thin wire and the value of linear density for this distribution of charge, it is lambda. Just imagine. Now let there be an observatory point P which is located at a distance r from this
and we want to calculate the force experienced by this charge Q0 due to this line charge distribution. So how will you do this job? हम लोग इस काम को कैसे करेंगे? ऐसी स्थिति में जैसा कि अभी पीछे वाले वीडियो लेक्चर में हमने तुम लोगों को समझाया, हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट को कंसिडर करते हैं. जस्ट यू कैन टेक it is an infinitesimally a small length, it is called elementary length. और यह जो छोटी सी लेंथ है, कल्पना किया जाए कि इसकी लेंथ जो है dl के बराबर है. अब हम करते क्या है कि यह जो एलिमेंट कंसिडर किया, इस एलिमेंट पर जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा उस चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. और यह चार्ज dq बराबर कितना होगा, lambda into dl. See here, we consider this elementary charge as the point charge. Now, it is possible for us to calculate the force acting between this elementary charge and this charge Q0. So, the force which will act, that can be given as dF, and it is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into charge on this element. The charge, it is dq, and that is equal to lambda dl. So we'll write lambda into dl, and this charge is q0 and the distance is r square. Now if you want to calculate the total force experienced by this Q0 due to this line charge distribution, just we will integrate. So the force can be given as F equals to integral this. So we'll write Q0 by 4 pi epsilon naught into r square integral lambda into dl. Or you can take this r square, and we will provide here a unit vector r if we write this force in vector form. So this is the formula for the force. Now if you want to calculate the value of electric field intensity at this point P, suppose this charge is not available here. So if this charge is not available here, then how will you calculate the electric field intensity at the point P? Very simple. The charge is known. So the electric field intensity can be given as E equals to 1 by 4 pi epsilon naught into the charge is lambda into dl divided by r square. We'll put here unit vector r, and finally we'll integrate. Now come to discuss about this sheet. This is the surface charge distribution. This is the example of surface charge distribution, and for this surface distribution of charge, the density is defined as the density that is called sigma. Let the value of surface density of charge for this sheet of charge, it is sigma. So consider an element of this sheet, and this element of the sheet has got the area ds. Now what will be the charge which will be available on this elementary area? The charge will be simply given as dq equals to sigma multiplied by ds. Now consider another charge q0 which is placed at the point P, such that the distance between this elementary area to the point P, it is r. Now the force will be given as, here we will proceed exactly in the similar way as I have done in this situation. So F will be equal to how much?
q0 by 4 pi epsilon naught into integral, in place of lambda dl we'll write here sigma into ds, and the distances are, so we'll write here r square and we'll provide here suitable unit vector r. Now if you want to calculate the electric field intensity at this point P, this charge is not present here, so in that very situation the electric field intensity can be given as how much? 1 by 4 pi epsilon naught integral sigma into ds divided by r square unit vector r. Now we will proceed exactly in the similar way to calculate the force and electric field due to volume distribution of charge. I mean to say that if we have got a 3D object for which the volume density of charge, it is rho, so this rho will be equal to rho, it is given as dq by dv, and we can write the charge on the element which we will consider, that will be given as rho into dv. So the force will be given as F, it is equal to q0 by 4 pi epsilon naught integral rho into dv divided by rho into dv divided by r square unit vector r. And we can calculate the electric field intensity due to volume distribution of charge as E equals to 1 by 4 pi epsilon naught integral rho into dv divided by r square unit vector r. Okay, thanks.